हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 37। युग और अभिमन्यु उस लाश को देखकर इतने शॉक्ड हो गए थे कि उनके मुंह में से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने वैसी ही एक लाश पड़ी हुई थी जैसे उन दोनों ने कहानी के अंदर पड़ी थी। उस आदमी के नंगे लाश के पास बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। धीरे धीरे अब उस लाश सड़ना शुरू हो गई थी। वर्जनी और चार्ली उस नंगे लाश के पास खड़े हुए थे। वर्जनी बड़े गौर से उस नंगे लाश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रही थी। चार्ली तो उस लाश को देख भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत घिन आ रही थी। उस लाश को देखकर चार्ली ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया था। वर्जनी अपने दोनों हाथों से सफेद ग्लव्स पहनती और उसे नंगी लाश के नजदीक बैठने लग जाती है। चार्ली और वर्जनी को रोकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? लाश के पास क्यों बैठ रही हो? आप मत बैठिए लाश के पास, इन लोगों ने सारा काम कर लिया है, फोटो वोटो सब खींच ली है, आपको इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको इन सब की आदत नहीं होगी, आज आपका ड्यूटी पर पहला दिन है ना। वर्जनी लाश के पास बैठते हुए कहती है, आदत नहीं है चार्ली, तो आदत डालनी पड़ेगी, और पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आदत नहीं है इन सब चीजों की। वो मैडम जी, हम तो बस आपके लिए ही बोल रहे हैं। वो क्या है ना, लड़कियों को आदत नहीं होती ना ऐसी चीज देखने की, उन्हें तो खून से भी डर लगने लग जाता है। ये तो पूरी की पूरी लाश है। वर्जनी उस लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, पता चला मारने वाला कौन है? हाँ मैडम जी, पता किया है, ये मोहित के रोंगामुचा गांव में एक सरपंच का इकलौता बेटा है। पूर्णिमा की रात नदी पार कर रहा था, तभी यक्षिणी ने इस अपना शिकार बना लिया। वर्जनी हैरान के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी? कौन है ये यक्षिणी? इसे अभी तक पकड़ा है या नहीं? चार्ली हंसते हुए कहता है, भला यक्षिणी को भी कोई पकड़ पाएगा क्या? बल्कि आज तक यक्षिणी जिसने पकड़ा है वो उसे चुगल के छुटा ही नहीं, सीधे भगवान का प्यारा हुआ है। मतलब ये कि मैडम जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि एक डायन है। डायन? क्या कहा? डायन? हाँ डायन, हमने आपके आने से पहले ही सब पता कर लिया था। इन गांव वालों का मानना है कि द्वापर युग अंत में यक्षिणी दूर लोक से पृथ्वी पर आई थी, पर उसे कोई ऐसा विपाशा मिल गया था जिसके कारण वो पृथ्वी पर ही रह गई, अपने लोक नहीं जा पाई। तभी से उसने नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? संभोग? तू मीन्स सेक्स? चार्ली शर्माते हुए कहता, हाँ मैडम जी, वही इंग्लिश में इसे यही कहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली? जरा कुछ सेक्स सेंसेंस वाली बात तो किया करो। भला कोई औरत किसी मर्द के साथ सेक्स करके उसे क्यों मारेगी? इसमें उसे क्या मजा आएगा? एक औरत ही आबरू, उसे इज्जत होती है, वो कभी उस पर कोई कलंक नहीं लेने देगी, चाहे उसकी जान चली जाए। हाँ मैडम जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपसे कहना, वो यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि औरत के रूप में एक डायन है। डायन जो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है। क्या उदाहरण आपके सामने है, देख लीजिए मोहित की लाश को कैसे निवस्त्र पड़ा हुआ है। वर्जनी लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसके हाथ पर लगे खरोच को देखकर लगता है कि ये काम किसी जानवर का है, किसी खूंखार जानवर का, या फिर भी हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मनी निकाली हो और किसी ऐसे खंजर से वार किया हो ताकि सारा शक खूंखार जानवर पर जाए। चार्ली विटनेस की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने मन में यही बात ठान ली थी कि ये काम यक्षिणी का ही था। वर्जनी कहती है, तुमने आसपास अच्छे छानबीन करी है, किसी और के पैरों के निशान हो या कुछ सुराग मिले हों? नहीं मैडम, बस इसी पर पैरों के निशान थे, और हाँ, इसने जो दारू पी थी वो बोतल भी मिली नदी के तैरते हुए, उस पर भी सिर्फ इसी के निशान मिले हैं। इसका मतलब यह है कि नशे में था, तब तो खूनी को और भी आसानी हो गई इसे मारने में। वर्जनी मोहित की लाश की तरफ देखती है और
फिर अपनी नज़र नदी के किनारे पर फिराते हुए कहती है, हो सकता है चार्ली कि मोहित की नदी में नहाने आया हो, तभी किसी ने इस पर हमला कर दिया हो। हमलावर कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी और कोई खूंखार जानवर भी। मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हो? भला रात में कौन नहाता है, और वो अब भी अपने घर के बाहर इस तरह पूरा नंगा होकर? चलिए, मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेता हूँ। मोहित नदी पर नहाने आया था, पर आप इसकी बॉडी देख रही हैं ना, कि इसकी बॉडी देखकर ही ये साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं है। और आपको पता है यक्षिणी को खून पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और यक्षिणी को खून पीना क्यों पसंद है? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब वो तो हमें नहीं पता, वो तो यक्षिणी को ही पूछना पड़ेगा। तो फिर यक्षिणी को पकड़ो। वर्चनी की बात सुनकर चार्ली डरने लग जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। वर्चनी चार्ली से बातें ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर बंगला मुड़ा घाट के पास फैला काला जांडी जंगल पर पड़ी, और वो इस जंगल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हो ना हो किसी खूंखार जानवर का काम है ये जो जंगल फैला हुआ है। बता सकते हैं कितने इलाके तक फैला हुआ होगा? चार्ली भी काला जांडी के जंगल की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैडम जी, ये तो जो आप जंगल देख रही हैं ना, ये काला जांडी जंगल है, जो करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 30 किलोमीटर तक मतलब काफी बड़ा है जंगल है। चार्ली, एक काम करो, वन विभाग वालों से कांटेक्ट करो, पता करो उन्हें किसी जंगली जानवर की सूचना मिली है क्या, जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाता है। यदि नहीं तो उन्हें इन्फॉर्म करो और उनकी टीम जंगल में भेजने के लिए बोलो। जी मैडम, मैं बोलता हूँ। और इस लाश की जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चल जाए। जी मैडम, ये भी करता हूँ। वंशनशीली लाश की सूरत को देखते हुए कहती है, इस मोहित की जन्म कुंडली भी निकलवाओ। सूरत से ही लग रहा है कि जैसे बहुत पाप किए हों इसने। मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि ये रात में कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, कौन कौन दोस्त है और कौन कौन दुश्मन है। सब कुछ समझ आज शाम तक इसकी सारी डिटेल मेरे डिस्कर पर होनी चाहिए। जी मैडम जी, मिल जाएंगे आपको इसकी सारी डिटेल शाम तक। मैं पता करता हूँ इसकी कच्ची चिट्ठी के बारे में। युग और उसके दोस्त बेरी गेस्ट के पास खड़े हुए थे और उन्हें वेर्चस्नी की चार्ली के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वेर्चस्नी वहां से जाने लग जाती है। वेर्चस्नी को जाता हुआ देखकर दलीप उसे मिलने के लिए आगे आने लग जाता है, पर वेर्चस्नी बिना उसे तरफ देखे ही उसके भाव दिए बिना वहां से चले जाती है। कछुआ वर्चस्नी को वहां से जाते हुए कहता है, यार ये वर्चस्नी तो कमाल की है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। इसका क्या तो अंदाज है, इसके रोब देख रहे हो क्या इसके? बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, रोब तो होगा ही, पुलिस वाली जो है। और कछुए, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर लाइन मारना बंद कर। ऐसा अंदर करेगी ना, सीधे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाले हुई तो क्या हुआ, पुलिस वालों को प्यार नहीं होता क्या? बिंदु झटके से कहती है, प्यार होता है, पर पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोगों से। तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन हूँ। क्या कहा, ग्रेजुएशन है? किस एंगल से, जरा बताना, क्या काम करता है तू? दिन भर आवारा गर्दी करते फिरता है, कुछ आता भी है तुझे? कछुआ बिंदु की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तुम दोनों चुप करो, यहाँ पर किसी की जान चली गई है और तुम दोनों की फालतू की बातें कर रहे हो। पता है ना, यक्षिणी आजाद हो गई है। कायर युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा युग तूने? यक्षिणी आजाद हो गई है? तो अब तू भी इन बातों पर यकीन करने लगेगा? इतने दिन से बोल रहा था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर तूने और अभिमन्यु ने हमारी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम, खड़ी हो गई ना, यक्षिणी आजाद, मिल गया सुकून। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कितना अच्छा आदमी था ये मोहित, फ्री की पिलाता था हमें। कल ही की तो बात है, जब हंसता हुआ
देखा था हमने इसे, पर आज देखो कैसे बेहोश होकर पड़ा हुआ है बेचारा। कायर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु तू क्यों चुप है? अब बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ तेरे पैरानॉर्मल डिवाइस का? तूने तो कहा था कि यक्षिणी कहीं कैद है। फिर ये बता, ये मोहित का खून किसने कर दिया? अभिमन्यु कहता है, क्या बोलूं यार, मेरे मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे डिवाइस गलत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। कायर अपने हाथ से मोहित की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरा पैरानॉर्मल डिवाइस भी तेरी तरह ही गलत है, समझा तू? वो देख सामने पड़ी मोहित की लाश। अभिमन्यु धीरे से कहता है, उसकी लाश को क्या देखूं? मेरे पास तो मेरी सिक्योरिटी रखी है कि यक्षिणी ने उसे कैसे मारा था। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने? सिक्योरिटी रखी हुई है मतलब? अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कल रात ना हमें एक टाइपराइटर मिला था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। युग को छोड़कर बाकी से दिलीप को नमस्ते करने लग जाते हैं, पर दिलीप युग के दोस्त के नमस्ते का कुछ जवाब नहीं देता। वो बड़े गुस्से में दिख रहा था। दिलीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग की घूरते हुए कहता है, तो देख लिया अपनी आंखों से, कहा था ना कोठी बंद कर दो, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। कोठी खोली तो खुली, साथ में वो दरवाजा भी खोल दिया जहां पर यक्षिणी कैद थी। युग दिलीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। उसे पता था कि इस बार उसकी गलती थी, तो उसके बड़े पापा का गुस्सा होना लाजमी था। दिलीप अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तो आया ही इस मकसद से था, यक्षिणी को आजाद करवाने। कुछ सालों पहले तेरे पापा भी इस मकसद से आया था, गांव को बर्बाद करने। बड़ी मुश्किल से शांति आई थी गांव में, पर तूने वापस से उसे शांति के भंग कर दिया। तुम दोनों बाप बेटे की शांति पसंद ही नहीं है। यह बात सुनकर युग को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सुदेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे जीजा जी, आप गुस्से क्यों होते हैं? अब जो हुआ सो हुआ, बीते बातों को भूल जाइए, उसे भलाई होती है। अब वो दरवाजा खुल गया है तो उसे हमें वापस से बंद करा देंगे ते हैं। दिलीप सुदेश पर गुस्सा करते हुए कहता है, वो तेरे घर का दरवाजा नहीं है कि जब मन किया तब खोल लो और जब मन किया बंद कर दो। यक्षिणी कैद थी वहां पर, अब दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला। अब खत्म हो गया। तीनों धर्मगुरुजनों की कुर्बानी व्यर्थ चली गई। तुझे पता है ना, अपनी जान देकर उन तीनों धर्मगुरुओं को वो दरवाजा लगाया था, पर इसने सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। दिलीप का गुस्सा देखकर युग के दोस्त भी बहुत घबरा गए थे। कछुआ तो मन ही मन ये सोच रहा था कि कहीं युग के बड़े पापा उसके भी लपेट में ना ले ले। दिलीप वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ हमने पहले ही इसे बाप से रिश्ते तोड़ दिए थे, वरना हमारी भी यहाँ पर बदनामी होती। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। दिलीप पीछे पीछे सुरेश भी वहां से चला जाता है। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, यार ये तेरे बड़े पापा तो तुझे पर वो कुछ ज्यादा ही फट रहे थे। कायर झट से कहता है, फटे नहीं तो क्या करे यार, इन्हें काम ही कुछ ऐसा किया है। अभिमन्यु मामले को शांत करते हुए कहता है, यार बस अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब ये सोचो आगे क्या करना है। कायर बिचकते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब यक्षिणी का क्या करना है, वरना आने वाली माउस की रात फिर किसी शिकार होगा। इसलिए बेहतर है कि उसे पहले ही हम उसे पकड़ लें और कैद कर लें। युग धीरे से कहता है, और वो कैसे करेंगे? हम यक्षिणी को कैद कैसे कर पाएंगे? पता नहीं। कायर उन दोनों के बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है ना किसे पकड़ने की बात कर रहे हो? वो यक्षिणी है, यक्षिणी एक डायन। और ये भी सही है कि पहले खुद आजाद करवाओ, फिर वापस से कैद करके हीरो बन जाओ। तुम दोनों ही हीरो बनना है तो बनो, मैं तो तुम्हारे अब किसी काम के साथ नहीं देने वाला। आज से मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे रास्ते अलग। कछुए भी कायर का साथ देते हुए कहता है,
मैं भी तो अब उस कोठी में दोबारा फिर कभी नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, यार ये कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? दोस्त ऐसे थोड़े होते हैं जो अपने दोस्तों की मुसीबत में अकेला छोड़ दें। माना हमने गलती कर दी तो तुम दोनों को दरवाजे वाली बात ना बताकर, पर हमने माफी मांगी ना, तो क्या तुम दोस्त होकर हमें माफ नहीं कर सकते? युग भी कायर और कछुए के मानते हुए कहता है, हाँ यार सॉरी भाई, आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रॉमिस, बस इस बार साथ दे दो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के पीठ दिखाकर नहीं भागते, और मुझे पता है तुम और कछुआ मेरे पक्के दोस्त हो, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। युग की बातों में कायर का दिल पिघाल दिया था, पर अभी भी वो नाराज होने का नाटक कर रहा था। बिंदु बड़े प्यार से कायर से कहती है, प्लीज कायर, अब तुम मान जाओ ना, देखो युग को अपने किए पर शर्मिंदा है, और जिससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बिंदु कहने पर कायर युग को माफ कर देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए, बोलो क्या करना है। अभिमन्यु अपने आस पास देखते हुए कहता है, पहले तो हमें यहाँ पर निकालना है कि यदि किसी ने हमारी बात सुन ली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करते हैं, गिरवी कोठी में चलकर ही बात कर लेते हैं। अब आगे क्या करना है? युग अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। बिंदु कहती है, तो ठीक है, तुम लोग गिरवी कोठी में जाओ और मैं अपनी दुकान जाती हूँ। कायर उदास होते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम जा रही हो? हाँ जाना पड़ेगा, दुकान पर माँ अकेली है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से चली जाती है। बिंदु के जाते ही युग, कछुआ, कायर और अभिमन्यु भी अपनी कदम गिरवी कोठी की ओर बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ रोंगामुचा गांव हवेली के अंदर जानकी, रजनी, मोहिता और बिल्लू काका एक साथ गर्भ में खड़े हुए थे। चारों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जानकी घबराते हुए कहती है, क्या ये खबर पक्की है बिल्लू काका? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।